नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे इलेक्शन कवरेज की शुरुआत हमने गुजरात से कर दी है और क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में गुजरात के, क्या मांगे होंगी आम जनता की और क्या उन मांगों पर उनको अपनी मैनिफेस्टो में लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो उतर पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। और इसी सवाल को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे और इसका जवाब ढूंढते हुए हम आ पहुँचे हैं आणंद में। और यहाँ से क्या मांगे हैं इस बार जनता की, इससे इसमें सबसे अहम एक मांग जो हमें मिली है वो आज यहाँ दलित शक्ति केंद्र में हमें मिली है, जहाँ हमारे साथ मार्टिन मैकवन सर हैं, जिनको आपने पहले भी हमारे चैनल पर देखा। ये जो पीछे आप सिक्का देख रहे हैं भीम रुदन का, ये सिक्का हमने आपको दिखाया था पहले। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किस तरीके से इन्हें रोका गया था। इनकी जो एक कोशिश थी भारत को सरकार से ये सवाल करने की कि भारत आखिर कब छुआछूत मुक्त बनेगा, उस सवाल को पूछने भर से उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया, आगे जाने नहीं दिया गया, राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें ये सिक्का जो ये भेंट करने गए थे वो भेंट नहीं करने दिया गया। तो आज हम एक बार यहाँ फिर पहुँच चुके हैं इनके दलित शक्ति केंद्र में। इसका पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे, किस तरीके से ये बहुत सारे बच्चों के जीवन को बदलने का काम कर रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज जो ये मकसद है इनका, ये आपको बता देते हैं। और क्योंकि हम गुजरात में हैं तो गुजरात में अक्सर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। तो एक किस्सा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहेब के बीच का, जो मैं आज शेयर करना चाहूँगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार बाबा साहेब से पूछा कि आप कोट पैंट पहनते हैं, किसी यूरोपियन उपनिवेशक की तरह लगते हैं कोट पैंट पहनकर, आप कैसे अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ देखिए महात्मा गांधी को, वो धोती लपेटते हैं, आधे कपड़े पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लोगों के सच्चे नेता हैं क्योंकि वो उनकी तरह रहते हैं। इसके जवाब में बाबा साहेब ने उनसे कहा था कि मैंने 2000 सालों तक अपने लोगों को बिना कपड़ों के देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब वो इस तरीके से बिना कपड़ों के रहें, और मैं जल्द से जल्द उनके तन पर कपड़ा और उनके लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ। और गांधी जी शायद इसलिए आधे कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये डिस्कशन उनके बीच जब हुई थी और आज हम जब खड़े हैं आज़ादी के 75 सालों बाद, गर्व से सीना फुलाए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी छुआछूत वहीं का वहीं है। आज भी एक बच्चे की जान जाती है क्योंकि वो एक छोटी जाति से आता है। वर्ण व्यवस्था का असर इस कदर हावी है। तो आज यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये चुनाव से रिलेटेड बातें हैं, इस पर आते हैं। अब ये ईवीएम का एक प्रारूप है, इस पर कुछ सवाल है जो गुजराती में लिखे हैं, हिंदी में भी आपको इनका अर्थ बताएंगे। और ये वीवीपैट है, किस तरीके से इस बार के चुनावों को असर डालने का पूरा जो व्यवस्था की गई है वो किया गया है। और सबसे पहले मैं मार्टिन सर बहुत स्वागत है आपका द जनता लाइव पर। पहला सवाल यही है आपसे कि ये चुनावों में आपने जो मुद्दा उठाया है कि जातिवाद को खत्म करने के लिए जो राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये बात डालेगी और जो ये कहे कि उनके पास एक कॉन्क्रीट प्लान हो कि आने वाले 5 सालों में वो ना सिर्फ इस मुद्दे को मैनिफेस्टो में डालें और भूल जाएं, बल्कि एक कॉन्क्रीट प्लान के तहत कि आप कैसे जाति व्यवस्था को ख़त्म करेंगे, जातिवाद को ख़त्म करेंगे, तभी आपको वोट मिलेगा। तो ये सवाल है इनका और राजनीतिक पार्टियों से ये इनका कहना भी है। तो सर, ये विचार कब आपके दिमाग में आया? नहीं, ये जब हमने आंदोलन किया था छुआछूत मुक्त भारत का इस सिक्के के दौरान, और हरियाणा बॉर्डर पे जो रोका गया और बोला कि नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, और हमने बोला कि ठीक है, हम तो आंदोलन वाले हैं तो आंदोलन तो पूरा करके रहेंगे, और तभी गुजरात इलेक्शन हमें पता है आने वाला है। तो हमको लगा ये सही माहौल है ये बात वापस करने का। तो हकीकत तो यह है कि दलित को अछूत मानता है, उसका मत अछूत नहीं होता है, और वो मत लेने के तो कुछ भी करेंगे। तो पहली बार हमने ये मुद्दा उठाया कि आपके चुनावी घोषणा पत्र में छुआछूत मुक्त भारत का और छुआछूत हटाने का जो कॉन्क्रीट ठोस आयोजन होगा तभी मत देंगे। अभी पार्टी के लिए आसान है एक लाइन में रख देने का कि हम छुआछूत दूर कर देंगे, तो इसलिए हमने पूरा एजेंडा लिख दिया है। छुआछूत है,
स्कूल में है, पंचायत में है, मंदिर में है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपने पैसे कम कर दिया है, बराबर। और यहाँ लिखा है कि दलित आदिवासी के कितने खून होंगे 2023 में, बताइए। क्योंकि कानून का मतलब था एट्रोसिटी को प्रिवेंट करना, रिपोर्टिंग करना नहीं। तो आप जब होता है उसके बाद रिपोर्ट करते हो, प्रिवेंशन का क्या काम किया आपने? बिल्कुल नहीं किया। तो ये कहना पर्याप्त नहीं है कि हम छुआछूत दूर करेंगे, ये सभी मुद्दे पे आपका जवाब चाहिए। गुजरात में जो भी अंडर ट्रायल्स है उसमें ज़्यादातर दलित और आदिवासी है। जिस कौम के साथ इतने अत्याचार होते वही अक्यूज्ड बन के गुजरात में अंडर ट्रायल्स है। गुजरात में जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर दलित और आदिवासी है। आज़ादी के बाद जमीन सुधारना का जो कार्यक्रम आया लैंड रिफॉर्म्स का, तब ये वादा किया था कि 37,50,000 एकड़ ज़मीन आदिवासी और दलित को दिया जाएगा। 55 साल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 1/3 ज़मीन भी अभी तक नहीं दिया है। रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो हमने ये सभी मुद्दे बोला कि इसका अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये हेतु को ध्यान में रख के, क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि गरीब लोग हैं तो थोड़ा शराब दे दो और पकौड़े खिला दो तो वोट मिल जाएगा, लेकिन ये माहौल अभी नहीं है। बहुत जागरूक है समाज और ये हमने बनाया है 90 तहसील में घूमेगा 1 महीने में। और आप देखेंगे कि हर गांव में जब पार्टी चुनाव के लिए मत मांगने जाएंगी, हर एक दरवाजे पे लोग ये पत्रिका लेके खड़े रहेंगे, बोलेंगे इसका क्या करना है। तो ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा का अभियान है पूरा। और यहाँ पे जो सारे सवाल हैं जो गुजराती में लिखे हैं, मैं इनको हिंदी में दोहरा दूँ। पहला ही जो सवाल है वो सर ये है कि छुआछूत मुक्त भारत यात्रा के सिक्के और दान को क्यों स्वीकार नहीं किया गया? जब आप लोग इसे लेकर पहुँचे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो ऐसी बड़ी मांग थी या जो कोई बड़ा एक मांग पत्र हो कि हमें ये चीज़ें मंगवानी हैं। उसके बाद भी आप सिर्फ एक भेंट देने गए थे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को, जो कि एक आदिवासी समुदाय से आती हैं। बड़े गर्व की बात थी आदिवासी समुदाय के लिए। उसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया? आपको क्या कारण लगते हैं इसके पीछे? एक ही कारण है कि ये छुआछूत का जो मामला है वो सरकार को बहुत परेशान कर रहा है। क्योंकि हमने बैंड इतना बजाया है विकास का पिछले 10 साल में कि विकास भारत का सबसे बड़ा अर्थतंत्र हो गया, ये हो गया। ज़मीनी हकीकत एकदम अलग है और ये ऐसे कार्यक्रम ज़मीनी हकीकत को खुला कर देते हैं। तो जैसे कई लोग बोल रहे थे कि छुआछूत कहाँ बचा है, और यात्रा समाप्त हुई और हफ्ते के बाद इंद्र मेघवाल का हुआ। अब कोई नहीं बोल रहा है कि छुआछूत नहीं है। तो सरकार डर रही है क्योंकि 16.5% मत दलितों के देश में है और 8.5% आदिवासी के है। जहाँ ये मत गिरेगा ना, वो सरकार बनेगी या सरकार गिरेगी। अगला सवाल है दलित और आदिवासी हत्या और बलात्कार, छुआछूत स्कूल, पंचायत, मंदिर, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में कमी, वन भूमि पर आदिवासी का अधिकार, पैसा के प्रावधानों को लागू क्यों नहीं किया गया, हाथ से मैला उठाने वालों का अधूरा पुनर्वास, भूमिहीन दलितों के लिए कृषि भूमि आरक्षण को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया, क्यों डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्रीय नेता के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। ये एक अहम सवाल है जो अक्सर हम आपसे पूछते रहते हैं। एट्रोसिटी एक्ट का गलत क्रियान्वयन और गुजरात के लिए दलित सीएम क्यों नहीं, ये वो मुद्दे हैं जो इस बार के गुजरात इलेक्शन में हावी हो सकते हैं। और सबसे आखिरी जो है कि गुजरात के लिए दलित सीएम क्यों नहीं। तो इंदुबेन, ये आपसे जानना चाहूँगी कि पॉलिटिकली बहुत सारी पार्टियां ऐसी घोषणाएं कर देती हैं कि हम जब आएंगे तो हम एक दलित सीएम देंगे, दलित उप मुख्यमंत्री देंगे, जैसे कि पंजाब में हमने देखा। और किस तरीके से वहाँ पे दलितों का वोट लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा व्यवस्था स्थापित की। और अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अच्छा करने की कोशिश कर रही है और दिख भी रहा है, उनका नाम लोगों की ज़ुबान पर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी ऐसा ही कोई पासा यहाँ फेंक दे, आपकी ये मांग मान ले कि हम एक दलित मुख्यमंत्री का चेहरा ला रहे हैं, तो क्या दलित फिर उनके झांसे में आ जाएंगे? झांसे में तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो ये 90 जिलों में घूमेगा तो इसमें 12 करीब सवाल है और वो ऐसे सवाल है जो सभी दलित आदिवासियों के आत्मसम्मान के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं।
आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या अनदर पार्टी हो, सभी लोग कहते तो है शिक्षा ये कर देंगे, फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। ये हमारी जीवन ज़रूरियात की और हमें अच्छा नागरिक चाहिए देश के लिए, तो उसके लिए प्रावधान है। तो वो आप कर रहे हो, उसमें कुछ नया नहीं कर रहे। हम ये मुद्दे लाए हैं जिसको एक बड़ा वर्ग है ना। गुजरात में विधानसभा सीटों में अगर 40 सीटें दलित और आदिवासी है, यानी कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका प्रतिनिधित्व जो भी पार्टी को जीतना है, तो ये प्रतिनिधियों के साथ उनको वार्तालाप करना पड़ेगा। और हमारी जो ये बातें हैं उसको अपने मैनिफेस्टो में सिर्फ रखना नहीं है, उसके ऊपर अमल करने का कॉन्क्रीट उनके पास प्लान भी होना चाहिए और उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन भी करे। तो वो करवाने के लिए फिर हमारे पास मुद्दे हैं तो हमें पता है कि हम करेंगे। आंदोलन तो बहुत सारे होते हैं। अभी यहाँ सफाई कर्मचारी का आंदोलन चल रहा है, सरकार पे जो पुलिस वाले हैं ग्रेड पे के लिए कर रहे हैं। आंगनवाड़ी की महिलाएं, हजारों कार्यकर्ता है जिनको आए दिन पकड़ पकड़ के कहीं अलग जगह पे ले जाया जाता है, जैसे हम लोगों को वहाँ हरियाणा बॉर्डर पे कहीं पे रख दिया था। लेकिन जब हमारे वड़ा प्रधान 2 बार आ चुके, गृह मंत्री 2 बार आ चुके गुजरात का दौरा करने के लिए, तो उस समय उन्हीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बोला जाता है कि आप सिंपल जो सादे ड्रेस है उसमें आइए, वरना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती है उनका एक अलग से साड़ी या ड्रेस होता है, तो उस ड्रेस कोड के साथ नहीं, लेकिन हम सिंपल लोगों की तरह आइए। तो फिर उनके जो मुद्दे हैं उनको आप क्यों नहीं लेते? आप महिलाओं की बात करके, आप महिलाओं के राखी बंधवाने के प्रॉमिस देने के बाद आप वड़ा प्रधान पद तक चले गए और आपने एक आदिवासी महिला को वहाँ पर बिठाया भी है, लेकिन वो हमारा ये छुआछूत मुक्त यात्रा निकला, उसको रोका गया। उससे पहले हमने उनको भी लिखित में खत दिया था, लेकिन उसके बारे में वो एक शब्द नहीं कह पाई अपने तरीके से। आप पार्टी को छोड़ो, आप पार्टी को प्रामाणिक रहिए, है ना, क्योंकि पार्टी ने आपको बिठाया, लेकिन आप समाज को 1% तो प्रामाणिक होने का दावा करिए कि मैं उसी समाज से आती हूँ, तो पक्ष साइड में रखती हूँ, लेकिन एक आदिवासी महिला होने के नाते मैं कुछ तो समर्थन दूं। आपने नहीं दिया। दूसरी बात कि गुजरात में जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी मुख्यमंत्री बन चुकी है ना। हालांकि उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर अत्याचार, गुंडागर्दी और ज़्यादातर गुंडे ही भरे हैं, ऐसा लोगों का कहना है वहाँ की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक दलित महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, 3 बार बन सकती है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसको मॉडल स्टेट माना जाता है और उसके बारे में विकास तो इतनी हम बहुत सारी बातें करते हैं, गर्व लेने की बातें करते हैं। तो इसी गुजरात में जिसका 1% माना जाए जो जैन समाज से है, तो उनका हमें विरोध नहीं है, लेकिन जिसका 1% है वो लोग अगर सीएम बन सकते हैं तो हमारे तो 40 सीटें हैं और 7.5 करोड़ लोग शेड्यूल कास्ट से आते हैं, 14% लोग जो है वो आदिवासी इलाकों से आते हैं। तो इतनी सारी हमारी जनगणना होने के बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हो सकता? तो हमारा ये सवाल है कि हमारे एससी या एसटी से मुख्यमंत्री क्यों नहीं? बिल्कुल। ये जो है, ये आपका जो बैनर है कितना मीटर है पहले तो ये बताइए? 90 मीटर 90 है। मीटर। इस पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है कि हम उसी पक्ष को वोट देंगे जिस पक्ष के मैनिफेस्टो में क्लियरली आयोजन किया हुआ है और समय के साथ। मैनिफेस्टो में ऐड कर देने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके साथ वो आयोजन भी उनका होगा, कॉन्क्रीट प्लान होगा कि हम इतने समय में भारत देश में नहीं, लेकिन सिर्फ गुजरात में, क्योंकि अभी हम गुजरात में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो गुजरात में एटलीस्ट आप 5 ऐसे हमारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम करके दिखाए। तो आगे के जो मुद्दे हैं 2024 भी आने वाला है ना, तो कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि आप अभी के अभी सारे मुद्दे, हम आपको टाइम दे रहे हैं। बराबर, बिल्कुल। और एक सवाल और है कि हम जिस देश की बात कर रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्षों की बात कर रहे हैं, यहाँ राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में मंदिर निर्माण की बात होती है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम वो मंदिर बनवा देंगे, हम ये करवा देंगे। लेकिन छुआछूत को ख़त्म करने की बात आज तक किसी ने क्यों नहीं की? और आज आप इसके लिए लड़ रहे हैं और अभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी इसको मान ले। ऐसा है कि उनका जितना भी अभी तक के चुनाव, वो 2014 से उन्होंने जो धार्मिक लेवल पे लोगों को भड़का के राजनीति शुरू की और उसका उनको रिजल्ट भी मिला, क्योंकि लोग धार्मिकता से भरे हैं। और जब आप एक हिंदू
की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सभी को लगता है कि भले हमको चाय रोटी ना मिले, है ना, लेकिन हम हिंदू है अभी। तो वही बात वो सभी बार दोहराते हैं और उसी कुटिल राजनीति से वो लोग हर बार चुनाव जीतते हैं। अभी ये हुआ कि इतना प्रेशर हुआ कि भी राम मंदिर कब तक, उस मुद्दे को कब तक, तो उस मुद्दे पे ये भी हो गया कि राम को ज़मीन भी मिल गई कि आप अपना मंदिर यहाँ पे बना सकते हो, संवैधानिक तौर पे उनको हक मिला अपना मंदिर खड़ा करने का। ठीक है, अब मंदिर पूरा हुआ नहीं हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन अब मंदिर साइड में हो गया क्योंकि दूसरे जो लोग हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं और उन्होंने वैलिड कारण भी दिए हैं कि जैसे किसी भी पार्टी को ले लो, वो कह रहे हैं कि भाई हम मंदिर से हट के बात कर रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी को ही ले लो, उन्होंने बोला कि हम शिक्षा देंगे, रोजगारी देंगे, लाइट फ्री कर देंगे, तो लोगों को एक प्रलोभन तो उन्होंने भी दिया है बराबर, उस पर वो खरे उतरे। ऐसा नहीं है, दिल्ली के काफ़ी महिलाओं के इंटरव्यू हमने भी सुने हैं, देखे, उसमें अभी बड़े बड़े बिजली के बिल आने शुरू हो चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने बोला वो कर रहे। अगर जो उन्होंने बोला वो पार्टियां प्रामाणिकता से करती तो आज 90 साल के बाद भी हमें पूना पैक्ट में तो बोला था कि 10 साल में हम आरक्षण को खत्म कर देंगे क्योंकि यहाँ पे छुआछूत नाम का कोई कीड़ा ही नहीं रहेगा। लेकिन आज भी हम शिक्षा की बात नहीं कर रहे, हम रोजगार की बात नहीं कर रहे, हम मेहनती लोग हैं। ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ से 10,500 लोग अपना रोजगार लेके समाज में काम कर रहे हैं। हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो हमारे आत्मसम्मान और हमारी गरिमा के साथ जुड़ा है। हम भारत के, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हम इस छुआछूत नाप के कलंक के साथ क्यों जिए। और हम पूरे भारत को भी कहना चाहते हैं कि ये जो कलंक है वो सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं थोपा गया है, लेकिन धार्मिकता के नाम पे ये छुआछूत बरकरार है आज भी। इसीलिए मंदिर की बात करेंगे लेकिन मंदिर में जाने नहीं देंगे। तो जब राम निर्माण करना है तो आ जाओ, दलित भी भाई भाई बहन बहन, आदिवासी भी भाई भाई बहन बहन, लेकिन मंदिर बंद जाएगा, उसी हजारों आदिवासी उसी मंदिर में काम करेंगे, उसना पसीना बहाएंगे, लेकिन मंदिर बन जाएगा, उसके बाद उसका दर्शन करने का उनको हक नहीं। दूसरा, उस मंदिर को पवित्र करने के लिए किसी का मूत्र ला के छिड़क देंगे बराबर, और फिर मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं करनी है। और 24 सितंबर 1932 को एक जो करार हुआ था बाबा साहेब और महात्मा गांधी के बीच में, उसको पूना पैक्ट के नाम से हम सब जानते हैं। और 24 सितंबर को ही आप लोग ये अपनी यात्रा निकालने वाले हैं ताकि लोगों को वो करार भी याद रहे और किस तरीके से उस करार के ज़रिए बाबा साहेब ने कोशिश की थी कि वो अपने समाज को एक हथियार दे सकें जिसके तहत वो लड़ सकें, और वो लड़ाई आज तक लोगों की जारी है। तो सर, 24 सितंबर को किस तरीके से आप लोगों को याद दिलाएंगे उनके अधिकारों को, और किस तरीके से चुनावों में वो उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनको बताएंगे। तो बाबा साहब ने बताया था कि हमारी दलितों की एक बड़ी ताकत बन सकती है, वो हमारी वोट की ताकत है, मत की ताकत है। और आप पुना करार में भी देखिए तो गांधी जी ने अनशन किया था, तो क्या बोला था, ये अनशन मैं भगवान की आज्ञा से कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल जो लड़ाई थी उसको गांधी ने कन्वर्ट कर दिया पूरे धर्म की लड़ाई के बीच में। और मेरे ख्याल से यही वापस आ रहा है। हमारा संविधान जब बना तो संविधान में बहुत क्लियर मार्गदर्शन दिया आपको कि आप धर्म में रहना चाहते हो कि विज्ञान की ओर जाना चाहते हो। अगर धर्म में रहना चाहते हो और विज्ञान में नहीं जाओगे तो देश का काया पलट नहीं होने वाला है। तो ये पूरा परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब की जो डिमांड थी ये थी कि जाति को तोड़ना है तो सिर्फ राजकीय शक्ति जो है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो मानते थे कि अलग मताधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट, वही एक तरीका है, क्योंकि मुस्लिमों को 1908 में दिया गया था बराबर। तो गांधी ने दूसरा क्या बोला कि मैं इसका विरोध इसीलिए कर रहा हूँ कि हिंदू का विभाजन हो जाएगा, दलित हिंदुओं का अविभाज्य हिस्सा है। हाँ, और मैं ये नहीं होने दूंगा। आज 90 साल के बाद अगर दलित मंदिर में नहीं जा सकते तो कौन से हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं। तो हम पुना करार के मुद्दे पे लोगों को ये याद करवाना चाहते हैं, जो कभी कभी हम भूल जाते हैं, कि लड़ाई है वो स्कूल की शिक्षा की या आरोग्य का बिल का नहीं है, लेकिन सम्मान की लड़ाई है।
जब तक छुआछूत देश में रहेगा दलितों का विकास नहीं होने वाला है। और इस बैनर पे देखिए यही चीज़ लिखी है हिंदी में, जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जिस पक्ष के चुनावी घोषणा पत्र में छुआछूत नाबूद करने का ठोस आयोजन होगा उन्हीं पक्ष को हम वोट देंगे। ये सीधी सीधी बात है, लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सीधा सीधा पूर्ण विराम है कि ये आपको इस बार दलितों का, आदिवासियों का वोट तभी मिलेगा जब आप उनके छुआछूत का जो मसला है उसको अपनी घोषणा पत्र में ना सिर्फ शामिल करेंगे बल्कि उस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे, एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन लेकर आएंगे कि आने वाले 5 सालों में किस तरीके से आप उस पर काम करने वाले हैं। तो ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो इस बार गुजरात के चुनावी राजनीति को बदल कर रख सकता है। राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपनी गारंटी, अपने अपने घोषणा पत्र, अपने अपने वादे लेकर अभी से ही आना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि इंदु जी ने बताया कि वड़ा प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दौरे करना शुरू कर चुके हैं गुजरात के। केजरीवाल भी इस वक्त गुजरात में हैं। ऐसे तमाम बड़े बड़े नेता जो गुजरात के दौरे कर रहे हैं, उनके मुद्दों में जातिवाद का मुद्दा शामिल होगा या नहीं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और अगर होता है तो जातिवाद के नाम पर जो वोट बटोरे जाते हैं, जाति के नाम पर जो वोट बटोरे जाते हैं, वो किस तरफ का रुख लेगी, ये भी देखना बहुत बड़ी बात होगी। आगे की हर अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम।